फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स कनेक्ट विद दीप्ति मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। बिजनेस फॉर्म का मतलब क्या है? बिजनेस फॉर्म इंक्लूड ऑल दोज इंटरप्राइजेज विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन नॉट ओनली ऑफ गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज। हर वो बिजनेस फॉर्म, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से लिंक करती हो या सर्विसेज से, वही हमारी फॉर्म के अंदर कंसिडर की जाती है। द फॉर्म में बी एन इंडिविजुअल फॉर्म, जिसको कि हम लोग सॉल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म भी बोलते हैं, और पार्टनरशिप फॉर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब रीज़न क्या है हम बिजनेस फॉर्म को पढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको कि हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी इकोनॉमी से, और क्या क्या फैक्टर लीड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। सो यहाँ पर हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर कर रहे हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अ प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म, वो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं फर्म का, या अगर उसका प्रोडक्शन से लिंक नहीं है तो वो नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जैसे कि जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं, उसको भी अप्लाई कर कर अपने बिजनेस में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिया हमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिया और हमारे बिजनेस फॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव को वाइड किया। पहले क्या होता था? क्लासिकल में सिर्फ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट ही एक टास्क होता था, जबकि मॉडर्न में क्या हुआ, जैसे कि हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज बढ़ी और जैसे जैसे नए फैक्टर्स ऐड हुए, सब प्रोस्पेक्टिव्स पे ध्यान देना ज़रूरी हो गया। साथ में उन पर जो कि सैलरी, जिनको हम सैलरी देते हैं, साथ में उन पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, साथ में और अदर फैक्टर्स को। अलग अलग स्कॉलर्स ने हमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स दी, लेकिन उनमें से कुछ 8 ऑब्जेक्टिव्स हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, थर्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, फोर्थ सिक्योरिटी प्रॉफिट, फिफ्थ ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, सिक्स्थ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, सेवन्थ सेटिस्फाइंग थ्योरी, एट बिहेवियर थ्योरी। सो चलिए अब हम एक एक कर इन सब थ्योरीज़ को अच्छे से कवर करते हैं, सो दैट कि हम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल प्रिपेयर रहें इस टॉपिक से। बेसिकली इस टॉपिक से मैच द कॉलम आ सकते हैं, लाइक आपको थ्योरी दे दी है और ये थ्योरी किस स्कॉलर ने दी है ये पूछ सकते हैं, या आपको एक थ्योरी का नाम दे देंगे और उस पर कुछ 4 लाइन्स दे देंगे, आपको करेक्ट वन आइडेंटिफाई करनी है या रॉन्ग वन आइडेंटिफाई करनी है। दिस वर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए हम हमारे टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक पर्सन जो कि बिजनेस में रुपए लगाता है, उसका मेन फोकस क्या रहता है कि वो जो रुपए उसने लगाए हैं बिजनेस में, उस रुपए लगाने से उसे मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम क्या मिले उसे, इनकम अर्न हो, और मैक्सिमम क्या मिले, प्रॉफिट मिले। बेसिकली वैसे ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी भी। ये जो थ्योरी है ये हमारी दी गई थी नाइल्सन एंड विल्सन्स ने। इसके नोट्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूँगी मैं, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, नोट्स को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और ये साथ में जो स्कॉलर्स ने दी है डेफिनेशन, इसका मैंने एक लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स की डेफिनेशन को बनाया है और इसे ईज़िली वे में याद करने का तरीका भी बनाया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम सबको पता है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी। टी आर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कितने रुपए आपने कमाए माइनस कितनी आपकी लागत आई, जब आप उससे लेस कर देंगे तब आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट के बारे में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉन्सेप्ट होता है, मीन्स प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जितना ज़्यादा हमारा इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, मतलब टोटल रेवेन्यू जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा रुपए हम लोग क्या कर रहे होंगे? अर्न कर रहे होंगे।
So this was some. So profit maximization is regarded as the most reasonable and analytical, the most productive business objective. कि ये हर बिजनेस चाहता है। देखिए बिना प्रॉफिट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर एक बिजनेस में लॉस होता गया, एक बिजनेस की इनकम ही नहीं हुई, तो वो बिजनेस लंबे टाइम तक अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट मेन पार्ट है, मेन टूल है, और ये क्लासिकल भी है जो कि हमने जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस। और बिजनेस की डेफिनेशन ही हमें ये क्लियरिफाई करती है कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, रिलेटेड विद अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, रुपए कमाने से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। सो यहाँ पर हम दो टर्म्स और पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड द सेकेंड वन इज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट को डिवाइड कर दिखा रही हूँ कितने में, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट को मैंने नाम क्या दिया है, फर्स्ट को मैंने नाम दिया है इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। एंड सेकंड हमारा क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रॉफिट भी बोलते हैं। ईपी क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट बेसिकली हमारा वही होता है जिसको कि हमने प्रॉफिट को बताया था। अब प्रॉफिट को हमने क्या बताया था, हमने प्रॉफिट को बताया था TR माइनस TC, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी बोलते हुए मिसप्लेस कर गई टर्म्स को। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट की जो डेफिनेशन थी वही है। टोटल कॉस्ट यहाँ पर दोनों को इंक्लूड करेगा, किसको, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्ट लिंक करती है किससे, जो कि डायरेक्ट लिंक करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से। जबकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो डायरेक्ट लिंक नहीं करती है, डायरेक्ट लिंक नहीं करती है, मतलब इनडायरेक्ट नेचर की होती है ये कॉस्ट। सो बेसिकली दिस वर इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो चलिए अब हम इसको अच्छे से करते हैं। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट पढ़ने का मेन मोटिव यही है हमारा कि जो प्रॉफिट को हमने फर्दर 2 में डिवाइड कर जो हमने जाना कि एक इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है जिसको कि हमने इकोनॉमिक मान लिया है, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स हमें डिफाइन करती है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों आपस में अलग है। हमें यहाँ पर किस पे फोकस करना है, हमें यहाँ पर फोकस करना है अकाउंटिंग प्रॉफिट, या फिर जिसको मैंने नाम दिया था आपको क्या, बिजनेस प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, ये भी सेम होता है, लेकिन इसके अंदर फैक्टर्स क्या आ जाते हैं। इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट होता है इसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं इसमें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकती हूँ कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब अब ये जो है ये इंक्लूड क्या करेगा, इट विल इंक्लूड नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या कहती है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लिसिट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कुछ बेसिक बातों की, जैसे कि अगर हमारी TR क्या होगी, TR इक्वल होगी किससे, TC से। TC पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने TC की बात नहीं की, तो बेसिकली क्या बोलूँगी मैं इसको, EC मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, देखिए इकोनॉमिक प्रॉफिट और हमारा बिजनेस प्रॉफिट दो अलग अलग केस है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे इकोनॉमिक्स हमारे क्या कहती है, इकोनॉमिक्स हमारे क्या कहेगी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। जबकि हमारी बिजनेस प्रॉफिट क्या कहेगी, बिजनेस प्रॉफिट कहती है कि टोटल रेवेन्यू माइनस सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को करिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं कीजिए। आप समझ गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर सिचुएशन हो
टी आर इज इक्वल्स टू टी ई सी, ई सी मीन्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये केस जो होगा, इस केस को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ये एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट दैट अगर मैं कहूँ मेरी टी आर क्या है, टी आर कम है किससे, टी सी से, तो अब मैं कहूँगी यहाँ पे तो पक्का मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या आया यहाँ पर, लॉस का कॉन्सेप्ट आया। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अगर मैंने कहा मेरी टी आर क्या है, ज़्यादा है किससे, टी सी से, मतलब अगर मैं अब इस टाइम पे जब क्वेश्चन करूँगी, मेरी जब पी की वैल्यू निकालूंगी, क्या, टी आर माइनस टी सी लेट एज्यूम इट एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली। सो मान लो मेरी टी आर कितनी है, 10 रुपीज़ है, और जो मेरी टोटल कॉस्ट है किसी चीज़ पर, जो मेरी लागत आ रही है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो मेरी 4 रुपीज़ है। अब मुझे क्या हुआ, 6 रुपीज़ का। तो अब आप खुद कह सकते हैं ये सिचुएशन क्या हुई, टी आर मेरी ज़्यादा है किससे, टी सी से, इस वजह से क्या हुआ, मुझे क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरिफाई हो रहे हैं। यहाँ से ये क्लियरिफाई हुआ कि प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड बोथ इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, कि हमें शॉर्ट रन में भी चाहिए होता है और लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट की रिक्वायर होती है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था सब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में, एक समराइज नोट था। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया, और मैं आपको पक्का पॉजिटिवली नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्रॉपर पीडीएफ्स मिलेगी और टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे जो भी रिक्वायर होंगे। अब हम करते हैं हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव, जो कि है रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये जो हमारा मॉडल है, ये हमारे प्रोफेसर ने दिया, जो कि अमेरिका के इकोनॉमिक्स थे। इनका नाम प्रोफेसर बॉमिल्स था। इन्होंने अपनी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लेरिफाई की। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऐड किए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम, एंड मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, इतना तो होना ही चाहिए जो हम बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट। ये जो थ्योरी है, ये बेसिकली क्या कहती है कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट के पहुंचने के बाद आपका जो टारगेट हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल। कि एक लेवल तक, एक मिनिमम लेवल तक प्रॉफिट अर्न करने के बाद आपका टारगेट क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। कि गुड्स को बेचो, जितना हो सकता है उतना बेचो। तो दीज वर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडल गिवन बाय बॉमल्स। ये बेसिकली जो हम बात करते हैं, ये ओलोपोलिस्टिक मार्केट में ज़्यादा अप्लाइड होती है और वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, वंस प्रॉफिट रीच एक्सपेक्टेबल लेवल, द गोल ऑफ द फर्म बिकम मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू रादर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कि एक लेवल तक आपने जब रेवेन्यू कमा लिया है, आपका जब मिनिमम लेवल सेटिस्फेक्शन पहुंच गए हैं, उसके बाद आपका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अपना गुड्स को बेचना होगा। दिस वॉज द डेफिनेशन। द मैक्सिमम रेवेन्यू विल बी ऑब्टेन ओनली एट एन आउटपुट विच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। मतलब इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगी, यूनिटी होगी। और हम कह सकते हैं एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा। इस ऑब्जेक्टिव का एक ही क्रिटिसाइज रहा बेसिकली, कि हमें यही नहीं पता लगता कि मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होगा हमारा। देखिए, रुपए कमाना किसको नहीं पसंद, आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है और सबको पसंद है। तो देखिए, अब यही नहीं क्लैरिफाई हुआ कि मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बल्कि हम लोग यही नहीं जान पाए। हम लोग बस प्रॉफिट कमाते गए और हमें वही नहीं पता लगा कि किस सिचुएशन के बाद हमारी मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो हो गया है और अब हमें फोकस करना है किसकी तरफ, सेल्स की तरफ। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी इसको क्रिटिसाइज किया गया बाय मैनी ऑफ स्कॉलर्स। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और पूछिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन है दैट वाज गिवन बाय स्कोटो
विकसाए। ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने कि हमें सेटिस्फेक्शन को बताया। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, हम भी चाहते हैं आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, लेकिन आपको ड्यूल इम्पोर्टेंस किसको भी देनी चाहिए, लेज़र को भी देनी चाहिए। लेज़र मतलब आइडियल सिचुएशंस को भी देनी चाहिए। इस थ्योरी ने ये कहा। इस थ्योरी का क्या कहना था, ही वॉन्ट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एंड कीप हिज एफर्ट्स एंड आउटपुट बिलो द लेवल ऑफ मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट। दिस इज बिकॉज एज हिज इनकम मतलब एज हिज प्रॉफिट इंक्रीजेज ही प्रेफर लेज़र टू एफर्ट्स, कि अब वो चाहेगा कि लेज़र को ऐड किया जाए किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो जो सिक्योरिटी वर्सेस थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहा फर्म्स को, और साथ में कहा कि आप लेज़र्स पे भी ध्यान दीजिए कि कैसे एक इंटरप्राइजेस को कैसे एक्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, एन इंटरप्राइजेस विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट ओनली इफ ही चूज बिटवीन मोर इनकम एंड मोर लेज़र इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम। मतलब जितना अच्छा प्रोडक्ट आप बनाएंगे, जितने पहले तो आपने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट पर ध्यान दिया। फॉर एग्जांपल हम लोग लवली क्रीम का लेते हैं, फेयर लवली ने क्या किया, उन्होंने इनकम अर्न करनी स्टार्ट की। इनकम अर्न करने के बाद क्या किया, उन्होंने एफर्ट्स डाले और उन्होंने एक विंटर क्रीम भी ले आए, विंटर फेयर लवली क्रीम भी ले आए। सो आप ऐसे काम को एक्ट कीजिए, आप लेज़र्स को ऐड कीजिए, आइडियलिज्म को ऐड कीजिए और अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ाइए, सो दैट आने वाले कल को आपको और भी ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। सो दिस वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय स्क्योरवर्सिस, और इन्होंने मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन को बहुत ईजिली कवर कर दिया। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो अब हम हमारा फोर्थ प्रिंसिपल करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं, जो कि है सिक्योरिटी प्रॉफिट। जैसा कि टर्म बताता है, सिक्योरिटी मतलब बच के रहना। ये बेसिकली जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई होता है किस पे, परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। किस पे, परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है। मतलब कि आप ज़्यादा रुपए अर्न करना चाहते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या था, आपका टारगेट था, लेकिन वो अचीव करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली की, मोनोपोली मतलब आपको पता होगा, मोनोपोली मतलब सिंगल लेवल की मार्केट की बात की जा रही है, एक ही मार्केट की, मतलब सिर्फ वो ही राजा है, वही सब कुछ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल रेलवे इन अवर इंडिया, ऑल तो अभी ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेलवे भी प्राइवेट प्लान को दे दिया जाएगा, दैट वाज सेकंड मैटर। बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि रेलवे क्या है, पूरा गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट उसके प्राइस डिसाइड कर रही है। तो अगर हम उस वे में बात करें तो सिक्योरिटी लेवल क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कि हमें कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं चाहिए, प्रॉफिट होएगा ही होएगा, लोगों को ट्रेन से ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम बात करें नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की, अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा हो जाती हैं किसी भी लाइन्स की, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ शॉप्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, आप एक ऑटो मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आपको लाइन वाइज आपको ऑटो मार्केट में प्रॉपर ऑटोज़ रिपेयरिंग की शॉप मिलती है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ क्या अलग अलग फैक्टर्स से जा सकते हैं कि आपके एक नॉन होंगे, मे बी द सेकेंड फैक्टर मे बी कि उसका प्राइस कम होगा, थर्ड उसकी क्वालिटी अच्छी है, फोर्थ वो आपको सर्विस बहुत अच्छे से देता है, फिफ्थ वो काइंड हार्टेड है। तो आप इन फैक्टर्स को ध्यान देते हो। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी वो सभी जो वहाँ पर बेचने वाले हैं, सेलर्स हैं, सबकी सेम नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी खुद की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग जाना पसंद कर रहे हैं किसी भी शॉप पे। अब नंबर ऑफ़ शॉप तो वहाँ पे क्या है, 10 है लाइन में, और आप गए किसके पास हो, एक के पास, क्योंकि अब आपको कार ठीक करवानी है, आप एक के पास ही जाके कार ठीक करवाओगे, ऐसा तो है नहीं आप 10 के 10 पास जाओगे। सो बेसिकली ये जो है ये कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है वहाँ पर ये मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी प्रॉफिट कमाना, मतलब एक लेवल तक प्रॉफिट कमाना ये मुश्किल हो जाता है। पता नहीं लगता कि एक बिजनेस फर्म कब तक अपना जो मोटिव है रुपए कमाने का वो अचीव कर पाएगी। हो सकता है एक फर्म कुछ टाइम के लिए पॉपुलर हो और उसके बाद क्या हो, एक शॉप कुछ टाइम के लिए पॉपुलर हो और कुछ टाइम के बाद क्या हो, वो उसका कभी आप नाम ही ना सुनो, ऐसा हो सकता है। हाँ, आपको भी पता है कि कुछ टाइम पहले ये पर्सन पॉपुलर था, अब ये पॉपुलर, इसकी जो पॉपुलरिज्म है ये ख़त्म हो गई है,
ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि उससे पॉपुलर और भी पर्सन आ गया, उससे ज़्यादा अच्छा हमें और भी देखने को मिल रहा है। सो ये दिस वर सम ऑफ द पॉइंट्स। सिक्योरिटी प्रॉफिट है वो हमारे रॉथस्चिल्ड ने दी थी। इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर बार होना पॉसिबल नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते सिक्योरिटी लेवल ऑफ प्रॉफिट कि हर बार मेरा प्रॉफिट कम से कम 5 लाख तो होगा, ये मैं बात नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर अवेलेबल हैं। मोनोपोली में हाँ आप कह सकते हो कि 5 लाख मैं एक एवरेज मानकर चलूँ तो मे बी पॉसिबल, बट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो सेलर्स हैं, फर्म्स हैं, वो ज़्यादा है, कंपटीशन लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या फेस करना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रॉफिट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें नहीं पता हमें कब तक प्रॉफिट होता रहेगा और कब हमें लॉस होने लगेगा। सो दिस वाज अबाउट सिक्योरिटी प्रॉफिट। अब हम कर रहे हैं ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन जो थ्योरी है ये पहले हमारी मिसिस पेनरोज ने दी थी, और बाद में इसको डेवलप करते हुए हमारे रॉबिन्स मार्स, जिसको कि रॉबिन्स मार्स और साथ में बाउंस मर्ल्स के साथ इन्होंने ये थ्योरी को क्या किया, ग्रो किया। बेसिकली इस थ्योरी में क्या हुआ, इस थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट्स आए कि जॉइंट स्टॉक जो कंपनी का कॉन्सेप्ट आया वो इसी थ्योरी का रीज़न मानते हैं हम लोग, कि क्या हुआ कि जो मैनेजर है वो अपना खुद का ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाने हैं, मतलब मुझे मेरी जॉब से सेटिस्फिक्शन चाहिए, मेरी सैलरी से मतलब है मुझे। जबकि शेयर होल्डर का जो था उनका मोटिव क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर डिविडेंड मैक्सिमाइज करना उनका टारगेट था। सो बेसिकली क्या हुआ, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन में दो कॉन्सेप्ट आए। पहला कॉन्सेप्ट जिसको मैं बोलूँ मैनेजर था, और दूसरा क्या हुआ, हमारा शेयर होल्डर हुआ। अब मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर को सैलरी से मतलब है, उसने सैलरी फोकस किया। शेयर होल्डर को किससे मतलब है, डिविडेंड से। अब मैनेजर ने फोकस तो किया ही नहीं शेयर होल्डर पे, तो इस वजह से क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ। तब हमारे लिए लेके आनी पड़ी क्या, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। इसके अंदर क्या हुआ, मैक्सिमाइजेशन की बात की गई, किसकी, बैलेंस करने की, किसकी, जो हमारे मैनेजर थे और शेयर होल्डर थे इनके बीच में, कि हम लोग दोनों के बीच में क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म मीन्स maximization of the growth rate of demand for the product of the goods and rate of growth of capital supply। डिमांड भी बढ़ानी है आपको और सप्लाई भी बढ़ानी है, दोनों फैक्टर को ध्यान करना है, तभी आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए हमें ग्रोथ किसकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी किसकी, डिमांड की, और साथ में ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड कैपिटल सप्लाई भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो ये आया ये मिसेस पेनरोज ने दिया था, उसके बाद रॉबिन्स मार्स और इनके साथ एक पर्सन और थे बाउंस मॉल, इन्होंने इसको फर्दर एनालाइज किया, इस पर रिसर्च की और इसको वाइड बनाने के लिए कॉन्सेप्ट्स ऐड किए। इन्होंने बात की कि ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे, शेयर प्राइस ऑफ द फर्म के बारे में बात करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट लेके आए। फिर हमने जाना कि ग्रोथ बैलेंस की बात की गई, ग्रोथ बैलेंस किस वे से की गई, हमने डिमांड को भी ग्रोथ इंक्रीज़ किया और किसको भी इंक्रीज़ किया, कैपिटल सप्लाई को भी इंक्रीज़ किया। दिस वर द सम पॉइंट्स। आगे क्या किया, ही कंसंट्रेट ऑन द प्रपोजिशन दैट मॉडर्न बीइंग firms are managed by manager and the shareholder are the owner who decide about the management of the firm। बेसिकली वही है जो हम लोग ऑलरेडी एफएम में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो चुका है हमें कॉन्सेप्ट कि ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन इज़ रिलेटेड विद मैनेजर एंड इज़ रिलेटेड विद शेयर होल्डर। और हमें दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, हमें मैनेजर पर्सपेक्टिव को भी और जो हमारे शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव है, इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। और वो बैलेंस कैसे होगा, ग्रोथ बैलेंस होगा हमारा, सिर्फ ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड को बैलेंस कर कर और ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई को बैलेंस कर कर। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमने बात की मैनेजरियल वे से और हमने बात की फाइनेंशियल वे से। सो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस दी हुई है कि हम लोग अजम्पशन मान के चलेंगे कि हमारी जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम रहेगी। यहाँ पर हमें ध्यान किस पे देना है, ग्रोथ डिमांड पे ध्यान देना है, और ग्रोथ
सप्लाई को पे ध्यान देना है और इनको एक ग्रोथ पॉइंट पर पहुंचाना है। मतलब इनको ग्रोथ पॉइंट पर पहुंचाना है, मतलब यहाँ पे पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? ग्रोथ डिमांड को और ग्रोथ सप्लाई को। ये सब बातें की गई यहाँ पर और इन पर एनालिसिस किया गया, इन पे ध्यान दिया गया और इन बातों पर कंसिडर किया गया। अब इसमें हुआ क्या बेसिकली? इसमें बेसिकली यही हुआ, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की जो बात की गई, वो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की बात करते टाइम हमने कुछ क्रिटिसाइज्म्स भी जाना है। इसका क्या क्रिटिसिज्म जाना कि इन्होंने एक तो अजम्पशंस बहुत सारी ली हुई थी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी गिवन होगी आपको, और इसके अंदर हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात नहीं कर रहे होंगे और काफ़ी कुछ का, बट ये सब क्या थी? ये अनरियलिस्टिक थी। सेकंड बात क्या की कि हमें क्या पता जो ग्रोथ लेवल आपने बोला है वो क्या है। इग्नोर वेरिएबल रेट ऑफ ग्रोथ, कि वेरिएबल रेट हमें नहीं पता कि क्या रहेगी। सो बेसिकली बहुत क्रिटिसिज्म हुए इसके भी, और हर एक जो भी हमने अभी तक थ्योरीज पढ़ी है सबके क्रिटिसिज्म रहे, और इस वजह से न्यू थ्योरी ऐड ऑन होती गई। सो ये था ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी ऑफ मास का। जैसे कि हमें बहुत टाइम हो गया, ये 25 मिनट्स का ऑलरेडी लेक्चर बन गया है। जो और थ्योरीज बच गई हैं वो मैं कमिंग वीडियो में कवर अप करती हूँ। सो थैंक यू, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, और साथ में अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाला टाइम आपके लिए होगा और आपकी क्लेरिफिकेशन के साथ होगा, और इस बार आप JRF ट्रॉफ़ी अपने हाथ में लेके खड़े होंगे। सो थैंक यू, टेक केयर।